इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, अच्छे सुनिए। क्लास 11 के सेमेस्टर 1 में 40 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू रहेगा। तो एमसीक्यू कैसे बनेगा भाई? टॉपिक को समझे रहेंगे तो ही आप एमसीक्यू को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। 10 मार्क्स प्रोजेक्ट पे है, ये आपके स्कूल वाले दे देंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो 40 मार्क का एग्जाम होगा, समय काफी कम है। सितंबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के अंदर एग्जाम करा लेना है। ये वेस्ट बंगाल काउंसिल ने नोटिफिकेशन दे दिया है। आप लोग किस बोर्ड में पढ़ रहे हैं? WBCHSC, WBCHSC, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अपने बोर्ड का नाम कम से कम याद रखिए। और इसके पहले किस बोर्ड से पढ़े थे? WBBSC, WBB। समझ पा रहे हैं? तो अपने बोर्ड का कम से कम नाम पता होना चाहिए। तो काउंसिल नोटिफिकेशन दे दिया कि सितंबर के अंदर अंदर एग्जाम करा लेना है। समझ गए? आइए टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल हम लोगों को अगर बाइफरकेटेड करके देखा जाए तो 10 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे सिलेबस में देखिए तो 5 पढ़ना है, 5 नहीं 6 पढ़ना है। लेकिन अंदर अंदर उसको अगर तोड़ फाड़ करे चैप्टर को तो टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? जिसमें पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छे से सुनिए, मतलब 3-4 क्लास लगेगा। ये तो आज पहला क्लास है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का पढ़ाई क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स का हिंदी में अगर जाए, हिंदी अगर मीनिंग का बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ माने पैसा होता है, अर्थ माने क्या होता है? पैसा, और शास्त्र माने उसका ज्ञान मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि देश का परिस्थिति क्या है, देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, माने कितना बेरोजगारी है, कितने लोगों को रोजगार दे पाए, देश कितने दर से ग्रोथ कर रहा है। समझ रहे? देश का पोजीशन क्या जाइए, देश का पोजीशन क्या है, ये तमाम बात आराम से जाइएगा, देखिए इसमें लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये तमाम बात कहां से जानकारी मिलता है? इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करके। तो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जान सके कि देश का परिस्थिति क्या है। समझ रहे हैं? देश का जीडीपी किस लेवल से बढ़ रहा है, देश का नेशनल इनकम किस लेवल से बढ़ रहा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, देश में गरीबी कितना है। समझ पा रहे? तो ये तमाम बात जानने के लिए किसका पढ़ाई करते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स का। ये भी जानने के लिए पढ़ाई करते हैं कि लोगों का डिमांड क्या है, लोग चाहते क्या है, लोग का डिमांड क्या है, मार्केट में उसका सप्लाई क्या है। अरे चाहते हैं तो मार्केट में बेचा भी तो जा रहा है। मान लीजिए आप मोबाइल चाहते तो मोबाइल बिक भी तो रहा है ना। तो लोगों का डिमांड क्या है, लोगों का सप्लाई क्या है, ये तमाम बात हम लोग इकोनॉमिक्स के जरिए जानते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चल सके कि एक इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, उसके लिए मार्केट में सप्लाई का क्या व्यवस्था है, उसके लिए मार्केट का क्या व्यवस्था है, किस दर पे बिक रहा, माने किस प्राइस पे बिक रहा है, देश का परिस्थिति क्या है, देश में गरीबी का लेवल क्या है, बेरोजगारी कितना है, देश में जीडीपी कितना तेजी से बढ़ रहा। ये तमाम बात को जानने के लिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन ही समझना है इकोनॉमिक्स का। उससे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स को जन्म कौन दिया। इकोनॉमिक्स का जो जन्म दिया उसको समझ पा रहे? पिता कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्या कहते हैं? पिता। तो क्वेश्चन है, हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है भाई? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? अब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हम लोगों को समझना है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स के जरिए ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर माने हम लोगों का स्टडी होता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जरिए एक मानव, मतलब एक इंसान, ह्यूमन, जो समाज में लोग रहते हैं, उनका स्टडी किया जाता है कि उनको आखिरकार नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? चाहिए तो ऐसे बहुत कुछ, आप ही लोगों को कम चीज चाहिए। आप लोगों को वांट्स, चाहत, चाहत को कहते हैं वांट्स। चाहत को क्या कहते हैं? वांट्स क्या है? लिमिटेड कि अनलिमिटेड? वांट्स अनलिमिटेड है। किसको अच्छा नहीं लगता है कि हम बढ़िया बेड पे सोए, एसी वाला रूम में सोए, एसी वाले गाड़ी से घूमे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 4 बॉडीगार्ड पीछे घूमे, किसको अच्छा नहीं लगता है? बढ़िया खाना खाए, बढ़िया से रहे, बढ़िया कपड़ा पहने, सबको अच्छा लगता है।
सबको ये सब चाहिए, तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन समझ पा रहे हैं, अनलिमिटेड चीज का यहां बात नहीं किया जा रहा, बात किया जा रहा कि एक साधारण जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसका अध्ययन किया जाएगा। क्लियर है क्या? तो वांट्स क्या हम लोग का? अनलिमिटेड। वांट्स क्या है? लेकिन सप्लाई क्या है? लिमिटेड। चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको पूरा करने वाला जो साधन है वो कम है। पूरा करने वाला साधन क्या है? समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग को बहुत कुछ चाहिए, क्यों नहीं हम लोग ले पाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं। क्यों नहीं ले पाते भाई? क्योंकि पैसा, मतलब जो चीज पूरा करने वाला है उसका सप्लाई हमारे पास कम है। जिस चीज से पूरा होगा उसका सप्लाई हमारे पास कम है। समझ पा रहे हैं? तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। वांट्स क्या है? सप्लाई क्या है? लिमिटेड। वांट्स क्या है भाई? सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड माने डिमांड। वांट्स माने क्या? डिमांड, चाहिए, डिमांड चाहिए, और सप्लाई माने उसको पूर्ति करने वाला साधन। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का दो ही फंडामेंटल्स है, डिमांड, सप्लाई। बोले क्या बोले हैं? डिमांड, सप्लाई। पूछा जाएगा व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या बताएंगे? इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स हो? दो। कौन कौन? डिमांड, सप्लाई। डिमांड, क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से किसका स्टडी करते हैं? हम लोगों का। किसका स्टडी? कि एक साधारण जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ, क्लियर है? एक साधारण जीवन जीने के लिए मनुष्य को जो चाहिए उसका स्टडी किसके माध्यम से करते हैं? इकोनॉमिक्स के माध्यम से। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। और फंडामेंटल्स कितना है भाई इकोनॉमिक्स का? दो। कौन कौन? डिमांड, सप्लाई। डिमांड, और इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? इकोनॉमिक्स दो तरीका का होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। बोले क्या बोले हैं? माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो, माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा। माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा। समझ पा रहे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हम लोगों को क्या चाहिए उसका स्टडी होता है। हम लोगों को क्या चाहिए उसका स्टडी किसके जरिए होगा? माइक्रो। किसके जरिए? अब पूरा देश में क्या चल रहा है, देश का परिस्थिति क्या है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देश में गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, कितना को काम मिला है, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? देश में लोगों का इनकम क्या है, जीडीपी कितना, नेशनल इनकम कितना है, ब्लैक मनी कितना है, ये तमाम बात जब हम बात करेंगे पूरे देश के लेवल पे, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? तो पूरा देश का बात होगा मैक्रो, और हम लोग एक इंडिविजुअल का बात होगा माइक्रो। इंडिविजुअल का बात होगा तो माइक्रो का डेफिनेशन लिखे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए किसका स्टडी करते हैं भाई? ह्यूमन बिहेवियर। किसका स्टडी? और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए किसका स्टडी करते हैं? होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ किसी भी देश का जब हम स्टडी करेंगे, देश का जब बात करेंगे, उसको कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, स्केयरसिटी। स्केयरसिटी माने होता है शॉर्टेज। स्केयरसिटी माने किसी भी चीज का कमी रहेगा उसको कहते हैं स्केयरसिटी। किसी भी चीज का कमी रहेगा उसको क्या कहते हैं? स्केयरसिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जब से शरीर में पानी कम हो जाएगा, डॉक्टर लोग लिखता है कि स्केयरसिटी ऑफ वाटर, माने तुरंत इसको पानी चढ़ाना जरूरी है, और हॉस्पिटल में भर्ती करके आपको पानी चढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं? तो स्केयरसिटी माने क्या होता है? शॉर्टेज। स्केयरसिटी माने नॉर्मल है आप लोग। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्लियर है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितना है? दो। कौन कौन? डिमांड, सप्लाई। डिमांड क्या है? अनलिमिटेड। सप्लाई क्या है? लिमिटेड। डिमांड क्या है? सप्लाई क्या है? लिमिटेड। स्केयरसिटी मींस शॉर्टेज। इकोनॉमिक्स कितना तरीका का है? दो। कौन कौन? माइक्रो, मैक्रो। पूरा देश का स्टडी करेंगे मैक्रो, एक इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे माइक्रो। डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और मैक्रो का डेफिनेशन क्या है?
मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का पूरा हम समझ पा रहे, भौगोलिक स्थिति का जब हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने वस्तु और सेवा का निर्माण करना। वस्तु और सेवा का निर्माण करना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। समझ गए? वस्तु माने सामान, सामान बनाना। वस्तु माने क्या बनाना? सामान बनाना। वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? और सेवा को क्या कहते हैं? सर्विसेज। सेवा को क्या कहते हैं? आप लोगों को कहीं से सेवा मिला है? हाँ, कहाँ कहाँ से सेवा मिला है भाई? जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बात नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको सेवा दे रहा, सेवा दे रहा। अभी बिजली गायब हो जाएगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे। अभी बिजली गायब हो जाएगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो ये बिजली का कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं क्या हो रहा? उत्पादन। इंटरनेट कंपनी, केबल कंपनी, केबल टीवी देखते हैं हम लोग घर में, बंद हो जाता है। अब खेला देखने में, न्यूज देखने में, सीरियल देखने में परेशानी होता है, तो फिर हम लोग केबल का रिचार्ज करा लेते हैं। तो केबल कंपनी आपको क्या दे रहा? सेवा। टेलीकॉम कंपनी, जैसे फोन करना है, इंटरनेट चलाना खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या देते हैं? पैसा। उसके बदले क्या लेते हैं? रिचार्ज। तो कंपनी आपको क्या दे रहा? सेवा दे रहा। लेकिन ये कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा, कहीं ना कहीं बनाया जा रहा, तब जाके आपको सेवा मिल रहा, नहीं तो सेवा आपको नहीं मिल पाता। तो प्रोडक्शन माने सिर्फ वस्तु बनाना नहीं, सेवा का निर्माण करना भी प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आप वस्तु का निर्माण करो या सेवा का निर्माण करो, दोनों ही प्रोडक्शन, दोनों ही क्या है? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, प्रोडक्शन करने के कुछ साधन है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ, अरे प्रोडक्शन माने उत्पादन। प्रोडक्शन माने क्या? उत्पादन। तो उत्पादन करिएगा, उसका कुछ साधन लगेगा। कैसे उत्पादन करिएगा? उसके लिए कुछ जरूरी सामान है, वो होना चाहिए। वो नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन करने के कौन कौन से साधन है। समझ रहे? उत्पादन करने के कौन कौन से साधन है? साधन, समझ पा? साधन माने सुविधा होना चाहिए, तब तो आप प्रोडक्शन करिएगा, नहीं तो प्रोडक्शन कैसे करिएगा? तो उत्पादन करने के टोटल 5 साधन है। कितना साधन है? 5। पहला लैंड। लैंड माने जमीन होना चाहिए। लैंड माने क्या होना चाहिए? और ये जमीन क्या है? नेचुरल फैक्टर्स, भगवान ने दिया, इसको भगवान ने बनाया है। इंसान पृथ्वी पे आके खरीदता तो जरूर है, लेकिन इसको बनाया कौन है? भगवान ने। ये नेचुरल है। ये क्या है? तो अगर पूछेगा टिक्की में नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डैश, ऑप्शन में रहेगा लैंड, लेबर, कैपिटल, तो क्या चीज में टिक लगाइए? लैंड में। क्या चीज में टिक लगाइएगा? समझ गए क्या बोले? तो इसीलिए लिख दिए बगल में नेचुरल फैक्टर्स। समझ गए क्या बोले? तो लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर्स। लैंड क्या है? और जमीन कहाँ? प्रोडक्शन कहाँ करोगे? जमीन पे। कोई भी काम कहाँ करोगे? जमीन पे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हिमालय पे तो करेंगे नहीं हम लोग। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लेबर। लेबर का मतलब श्रमिक। हर काम को करने के लिए लेबर का होना जरूरी है। हर काम को करने के लिए लेबर का होना। लेबर माने या तो दिमाग से काम करिए या तो शरीर से काम करिए, या तो दोनों मिला के करिए। दिमाग भी लगाइए, शरीर भी लगाइए। समझ गए क्या बोले? इसी को कहते हैं लेबर। लेबर माने मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क या क्लियर है? लेबर माने श्रमिक, श्रमिक होना चाहिए। कैपिटल, कैपिटल माने पैसा होना चाहिए। कैपिटल माने पूंजी। पैसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा प्रोडक्शन? मान लीजिए आपको मोबाइल ही बनाना है, लेकिन मोबाइल के लिए पैसा नहीं है, तो बनेगा? नहीं बनेगा। समझ गए क्या बोले? तो कैपिटल माने क्या होना चाहिए? पूंजी, पैसा होना चाहिए आपके पास। समझ गए क्या बोले? तो कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ, जो जो पूछा है हम लिख दिए हैं। समझ पा रहे हैं? जो जो पूछा हम लिख दिए। पूछा था कि कैपिटल इज द डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन में क्या टिक लगाएंगे? कैपिटल। डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो क्या लगाएंगे? कैपिटल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। क्या चाहिए? तो कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट,
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, संस्था, संगठन या संस्था, समझ रहे? संस्था देखे आप लोग? संस्था, संस्था तो जरूरी देखी होंगे। जैसे मान लीजिए आप मिठाई खरीदने गए, मिठाई वाला से मिठाई, मान लीजिए मिठाई दुकान से मिठाई किने, तो जो मिठाई दुकान था वो क्या था? संगठन। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या है? संगठन, संस्था है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या है? संस्था है। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराने गए होंगे वो क्या है? संस्था है। जिस मोदी दुकान से चावल, दाल, तेल, आटा कुछ भी लिए होंगे आप, तो क्या है? संस्था है। उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था। बालक आप सुन रहे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संस्था। ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संस्था। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्या है भाई? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? साहसी व्यक्ति, उद्यमी व्यक्ति। एंटरप्रेन्योर माने साहसी व्यक्ति, उद्यमी व्यक्ति। देखिए हमारे देश में ऐसे लोगों का कमी है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर माने ये ऐसा व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है। रिस्क माने जोखिम को उठाता है। रिस्क माने क्या होता है? चांसेस ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ रिस्क। वही ना कहते हैं कि लॉस का चांस है तभी तो रिस्क है। बोलते हैं ना बहुत रिस्क है, माने कुछ गड़बड़ होगा तभी तो रिस्क है, ऐसा तो रिस्क नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति है जो रिस्क को उठाता है। रिस्क, समझ रहे हैं? नया आइडिया को लेके आता है, रिस्क उठाता है, नया आइडिया लेके आता है। समझ पा रहे हैं? किसी काम को शुरू करवाता है, किसी काम को चालू करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हमारे देश में कमी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिनमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। गलत काम करने के लिए बहुत हिम्मत है। एक जन को गोली मारने बोलोगे 4 जन को मारेगा, एक जन को छुरा मारने बोलोगे 10 जन को मार देगा। गलत काम में हिम्मत है, लेकिन अपना कोई बिजनेस करने का हिम्मत, कोई कंपनी खड़ा करने का हिम्मत सब में नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब खोलिएगा तो बहुत रिस्क होता है। एक चाय का टपरी लगाइएगा उसमें बहुत रिस्क है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए एक चाय का टपरी आप 10,000 रुपया पूंजी लगा के चालू कर रहे हैं, तो रिस्क तो है कि आप तो एक तो कंगाली है। अरे भाई कंगाली है तबे तो 10,000 वाला बिजनेस सेलेक्ट किए हैं। पैसा वाला रहते तो 1 लाख वाला बिजनेस सेलेक्ट करते। हालत काफी खराब है तबे तो 10,000 वाला बिजनेस सेलेक्ट किए हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बढ़िया रहता तो आप क्यों सेलेक्ट करते? चाय दुकान खोलते तो थोड़ा दुकान में बढ़िया एसी उसी लगा के करते, अच्छा से करते। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन आप नॉर्मल व्यक्ति, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सेलेक्ट किए वैसा चीज को करने के लिए, और मान लीजिए उसमें 10,000 रुपया पूंजी लग गया, तो रिस्क तो है। नहीं चला तो 10,000 डूब जाएगा, नहीं चला तो। और जिसको चालू करने का होगा वो इतना ना सोच लेगा कि चालू नहीं कर पाएगा। जिसको चालू, हाँ वो डर जाएगा, बहुत प्रकार का सोच लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग कर लेगा। अरे विवेकानंद जी का कहना भी तो था कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थॉट। ओवर थिंकिंग लीड्स टू माने ज्यादा सोचना ही नकारात्मक विचार को जन्म देता है, माने गलत विचार को जन्म दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इतना ना ज्यादा सोच लेगा कि उससे होबे नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? तो एंटरप्रेन्योर में उद्यमी व्यक्ति, कुछ अपना करने का, कुछ नया करने का हिम्मत ही नहीं होता है। और कुछ लोग हिम्मत जुटा भी लेता है, खोल भी लेता है, तो 2 दिन में झांप गिरा देता है, या 2 महीना में झांप गिरा देता है। या तो 2 दिन में झांप गिरा देगा, या तो 2 महीना में झांप गिरा देगा, या तो 4 महीना में झांप गिरा देगा। आप इस रिस्क को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप खोलिएगा, कोई चीज चालू करिएगा, तो कितना बड़ा चैलेंज रहता है, कितना बड़ा रिस्क रहता है, उस समय आप इसको अंदाजा लगा पाइएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एंटरप्रेन्योर। किसका? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उत्पादन के कितने साधन है भाई? 5। पहला क्या? लैंड। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर्स। लेबर, मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क या कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, में संस्था होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर में उद्यमी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं होगा। उद्यमी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? अभी हम एक नया स्कूल अपना ब्रांच किए हैं पुलिया टेंगरा में। पुलिया टेंगरा सेकेंड लाइन में हमारा न्यू ब्रांच ओपनिंग हुआ है स्कूल का। समझ रहे हैं? अभी तक समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 2 लाख रुपया नुकसान हो चुका है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसमें 5 लाख का खर्च है। अरे ऐसे थोड़े पढ़ाई चालू हो जाएगा, बेंच तो लगेगा, रूम नहीं है तो रूम बनाना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
उसके इक्विपमेंट लाने होंगे, समझ रहे हैं। वैसे 5 लाख पूरी खत्म होगा तो रिकवरी नहीं होगा, माने लॉस हुआ तो गया, समझ रहे हैं। हर महीना जो लग रहा है वो लॉस अलग है, लग रहा है। लेकिन यही चीज लोग झेल, अभी 4 महीने से झेल रहा है आदमी, लेकिन यही चीज लोग झेल नहीं पाते हैं, शटर गिरा के आउट हो जाते हैं। जो झेल लिया वो झेल लिया, जो झेल लिया हो। तो ऐसे ही लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। रिक्स होता है, बहुत रिक्स होता है। आपको तो रिक्स गिना दिए, कभी सामने 7 लाख का नुकसान है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर करेंगे तो जोड़ के दे देंगे ब्याज सहित, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो दे देंगे, और डूबना ही होगा तो डूबेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे। किसका बात करें, एंटरप्रेन्योर। लेकिन सही से काम करेगा तो कभी नहीं डूबेगा, सही से काम करेगा तो कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, 6 महीना बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, बट हो तो जाएगा ना। तो यही है उत्पादन के क्या साधन, क्या क्या। पहला क्या, लैंड। पहला क्या, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा एंटरप्रेन्योर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है वही काम करो जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन की संभावनाएं हैं, वही काम करो जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन का संभावनाएं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। माने साधारण भाषा में कहें तो ये कहता है कि जो तुमको आता है वही करो, जो तुमको नहीं आता है वो मत करो। बढ़िया बात बोला, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे। बढ़िया बात बोला ना। हम लोग का पूर्वज भी ये बात समझाया है कि नाच चलाना है तो नचनिया होना जरूरी है। नाच चलाना है तो नचनिया होना, मैंने साधारण भाषा में समझा रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे, अभी तो भाई नाच वाले को इज्जत मिल रहा, बहुत पैसा मिल रहा, जिसको डांसर कहते हैं, रेस्पेक्ट भी है। लेकिन उस समय के लोग कहते थे कि अगर नाच चलाना है तो आपको क्या होना चाहिए, नचनिया का होना जरूरी है, ताकि आपका टीम फेल मार दिया तो किसी का अगर आप कमिटमेंट दिए हैं कि भाई हम तुम्हारे यहाँ नाचेंगे तो कोई बात नहीं, टीम फेल मार दिया तो मालिक अकेला जाके नाचेगा, उसका इज्जत को बचाएगा, उसका इज्जत को बचाएगा। कल फिर नया टीम आएगा, लेकिन उसका इज्जत डूबने नहीं दिया जाएगा। समझ गए क्या बोले, ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो यही बात बोलता है कि जो आपको आता है वो करो, जो आपको नहीं आता है वो मत करो। समझ गए क्या बोले। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोले क्या बोले हैं, माने मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन माने वही करना है जो आपको बेहतरीन आता है, जो नहीं आता वो नहीं करना है। समझ में आ गया क्या बोले। जो बेहतर आता है, बोले हमको तो सब आता है तो सब नहीं करना है, उसी में जो बेहतर आता है वो करना है, उसी में जो आपको बेहतर आता है वो करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोले क्या बोले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ऐसा बहुत सारे आईपीएल में क्रिकेटर लोग भी है, उसका नौकरी हो गया, नौकरी कर रहा था, फिर उसका मन नहीं लगा तो फिर वो लोग छोड़ के खेला, प्रैक्टिस किया, फिर आ गया आईपीएल में। ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर, अब हमको नाम याद नहीं है, बट ऐसा सुने हैं कि आईपीएल में प्लेयर लोग आया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है क्या। इसका कर्व जो होता है नीचे की तरफ होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द, कॉनकेव माने जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। तो ये कर्व का मुंह कहाँ है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व समझ लीजिए। किसी भी कर्व को करने के लिए 2 लाइन टर्नना होगा, ये एकदम फिक्स रामबाण है। वाई ओ एक्स, वाई ओ ऊपर जा रहा अपवर्ड स्लैपिंग, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा डाउनवर्ड स्लैपिंग, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। यहाँ कट कर गया माने इक्वल इंटरसेक्ट, कट कर गया माने इक्वल इंटरसेक्ट। यहाँ ओरिजिन में टच कर गया माने 0, ओरिजिन में टच कर गया माने 0, और इसके पार कर गया, ओरिजिन के पार कर गया माने नेगेटिव, ओरिजिन के पार कर गया माने। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व है। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले वाई ओ एक्स, बोले क्या बोले, वाई ओ ऊपर की तरफ लाइन जा रहा अपवर्ड स्लैपिंग, नीचे की तरफ लाइन आ रहा, कट कर गया तो इंटरसेक्ट बराबर, यहाँ टच कर गया माने तो, पार कर गया माने नेगेटिव, पार कर गया माने। समझ गए हैं। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व है। तो इसका मुंह कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द पूछता है
शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑप्शन में दे देगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, बोथ नॉन ऑफ दिस, क्या टिक मारिएगा? कॉनकेव, क्या टिक मारिएगा? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल फेस बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए भाई, किसी भी देश में बेसिक 3 प्रॉब्लम होता है। किसी भी देश को छोड़िए, आप अपना जीवन में भी उठाइएगा तो आपको 3 तो प्रॉब्लम आएगा। ये बेसिक 3 प्रॉब्लम है, सबके लिए आता है, सबके जीवन में आता है। जैसे अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप लोग सब्जेक्ट लिए हैं, क्या सब्जेक्ट लिए हैं भाई आप लोग? कुछ लोग कॉमर्स लिए हैं, आप लोग क्या लिए हैं? आर्ट्स वाले बच्चे आप लोग? हाँ, कॉमर्स। ये बच्चे खाली आर्ट्स वाले हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि क्लास 10 पास किए तो दुविधा आया होगा आपके लाइफ में कि क्या लिया जाए, क्या ले, आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें। कैसे भी आप लोग निर्णय ले लिए कि ठीक है कॉमर्स लेते हैं, ठीक है आर्ट्स लेते हैं, ठीक है साइंस लेते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लिए। समझ गए क्या बोले? तो समस्या आया कि क्या ले। अब ले लिए तो कैसे पढ़ा जाए? ले लिए तो उसके लिए ट्यूशन पढ़ लो, स्कूल का टीचर से पढ़ लो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ना पढ़ो चिट कर लिया जाएगा, ऐसा भी जुगाड़ होता है। नहीं पढ़ो चिट कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? दोस्त को बोल दिया तुम पर हमको दिखाएगा, ऐसा भी होता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? और फिर लास्ट में प्रश्न आता है कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं भाई? किसके लिए? अपने लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए, लेकिन किसके लिए? तो कामों करने जाओगे ना तो 3 को समस्या आएगा, क्या करें, क्या करें, फिर कैसे करें, किसके लिए करें, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। तो वैसे ही देश में भी कुछ भी करने से पहले 3 समस्या उत्पन्न होता है कि क्या बनाया जाए, क्या किया जाए। इसको कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू। और ये जब सोल्व हो जाता है कि क्या किया जाए, तो फिर प्रश्न आ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस माने समझ में आया, क्या किया जाए। जब पता चल जाएगा कि ये किया जाए तो फिर कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। और ये भी पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो फिर किसके लिए करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम तो हर काम के पीछे ये 3 को प्रॉब्लम आता है, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। बोले क्या बोले? इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यही 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो किसी भी देश में फेस किया जाता है, किसी भी देश में फेस किया जाता है। देखने के लिए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल मिलता है। क्लियर है? 2 टॉपिक आज के क्लास में और हम लोग को करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हम नहीं लिखे, जगह नहीं था। सुनिए ध्यान से, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक वृद्धि। कब कहिएगा देश आर्थिक वृद्धि पे है? देश कब कहिएगा आर्थिक वृद्धि पे है? जब देश का जीडीपी ज्यादा होगा। देश का जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोले क्या बोले? ग्रॉस डोमेस्टिक माने हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा वस्तु और सेवा, वो अगर ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो कहेंगे देश ग्रोथ में है, कहेंगे देश ग्रोथ में। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, जब जीडीपी ज्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ माने आर्थिक वृद्धि में, देश आर्थिक वृद्धि में। अब बोलेगा हमको क्या फायदा ये जान के, प्रश्न तो आता है, हमको क्या फायदा देश वृद्धि में है कि नहीं है, चाहे जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। न्यूज वाला लोग चिल्लाता नहीं है जीडीपी 7% से बढ़ गया, कोरोना के टाइम में -24% हो गया था। न्यूज वाला लोग चिल्लाने लगा ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है, अनऑर्गेनाइज कर लेंगे तो -50% का डेटा आएगा। चिल्लाने लगा था लोग, न्यूज वाला लोग, बाकी बताया नहीं कि जीडीपी से आपको क्या फायदा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जीडीपी जानने से हम लोगों को भी फायदा है। देखिए अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो देश तो आर्थिक वृद्धि पे है, ये जान गए, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी ठीक ठाक है, मतलब आपका भी घर में इनकम ठीक ठाक रहने वाला है, आपका भी जेब पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जीवन में ज्यादा संकट नहीं आएगा। यही फायदा है जीडीपी जानने से। कोरोना के समय याद रखिए, याद करिए थोड़ा सा, -24% जीडीपी था। किनके घर में सही इनकम था थोड़ा बताइएगा?
सभी लोगों का काम धंधा बंद था कुछ इनकम, कपड़ा लता नहीं किनते थे, बर्तन नहीं किनते थे, खाली खाने का सोचते थे। वो भी हिसाब से खाते थे, ज्यादा नहीं खाना है, हिसाब से खर्च करना है, क्योंकि कब खुलेगा काम नहीं खुलेगा कौन जानता है। पैसा तो लिमिटेड है, कमाई हो नहीं रहा है, उसी में से जा रहा है, और उसी में कोई बीमार पड़ गया तो पैसा लगाना होगा। अरे कोरोना है तो बीमार भी तो पड़ सकता है ना, तो पैसा लगाना होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उस समय क्या बढ़िया परिस्थिति था कि टेंशन में हम लोग थे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ किनने का नहीं सोचे थे, कोई अरमान ही नहीं था लाइफ में। लेकिन अभी ठीक ठाक है ना भाई, 7% का रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा, पॉजिटिव जीडीपी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? तो अभी संकट उनकट है क्या, कोई दिक्कत है क्या? तो जीडीपी जानने से यही फायदा है कि आपके जेब पे क्या असर होगा। समझ गए क्या बोले? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जीडीपी ज्यादा हो रहा है। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का ज्यादा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का अगर ज्यादा हो रहा है, और जीडीपी माने समझ गए, एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवा बना, चाहे वो कोई भी करे, हमारे देश का व्यापारी करे या कोई विदेश से आकर के हमारे देश में करे, इंडिया के अंदर हुआ है वो सब जीडीपी में आएगा, चाहे कोई भी प्रोडक्शन करे। क्लियर है क्या? इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कब कहेंगे? देश का आर्थिक विकास कब कहेंगे? देश का आर्थिक विकास के अंदर में आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। अंदर में क्या आ जाएगा? और देश का आर्थिक विकास कहेंगे इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन बढ़े, रहन सहन उच्च स्तर का हो। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी कम हो, गरीबी कम हो, लोगों का रहन सहन बढ़े। इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा लोगों को समझ पा रहे, सही शिक्षा मिल पाए, उसका लेवल बढ़े, तब कहेंगे हमारा देश आर्थिक विकास पे है। आर्थिक क्या है? विकास पे। इसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक, हम लोग 3 चीज नहीं लिखे हैं, हेडिंग दीजिए तो कॉपी में, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हेडिंग दीजिए तो कॉपी में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स।